नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, क्या फ़र्क है? अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। ठीक है, जिसमें आपका फाइनेंशियल या तो प्रॉफिट है या फिर फाइनेंशियल लॉस है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए। ठीक है, वास्तव में जब हम किसी देश को की समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं के तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा: न्यून यानी कि सबसे छोटी, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। नीची आय वाली $995 या इससे कम। ठीक है, नीची मध्य आय वाली $1996 से 3895, उच्च मध्य आय वाली $3896 से 12055 और उच्च आय वाली $12055 या इससे अधिक। ठीक है, ये वर्गीकरण जो है 1 जुलाई 2018 का है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। सबसे पहली है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। ठीक है, तो पूंजीवादी में क्या हो गया कि जो ये मार्केट बेस्ड होती है। ठीक है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस, बहुत बार पूछा जाता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस के राइटर कौन है। इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुई। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैली नजर आती हैं। कैसी? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवाद की अगर बात करेंगे तो ये अर्थव्यवस्था सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 1818 से 1883 इनका था ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन में सामने आया कब? 1949 में। आगे बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। ठीक है, मिक्स्ड हो गई है, मिश्रित यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, उपनिवेशवाद के बाद जब इनके चंगुल से निकले तो दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। केन्स ने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर अगर कुछ कदम बढ़ा दिया जाए, जबकि प्रोफेसर लॉन्च ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए फर्क क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाएं। ठीक, तो यानी वेटेज की बात है कि एक में आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ज्यादा हो रही है और एक के अनुसार आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था ज्यादा हो रही है।
बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। जो भी कुछ हो रहा है वो उन्हीं के देश के अंदर हो रहा है। चलिए विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं देख लेते हैं। देश हो गए और ये इनकी नॉमिनल जीडीपी जो 2021 में थी इसमें उसके अनुसार दिया हुआ है, और यही अर्थव्यवस्थाएं अब भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो 1 पे है यूएस, फिर चीन, जापान, जर्मनी, भारत का पूछा जाता है, भारत 5वें नंबर पे है। उसके बाद इंग्लैंड आता है, फिर फ्रांस आता है, फिर आपका इटली, ब्राज़ील और कनाडा। चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये हो गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। सीधे सीधे इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से होता है। ठीक है, यानी जो चीज़ हमें सीधे प्रकृति से मिल रही है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और उत्खनन। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है इनमें से कौन कौन से क्षेत्र प्राथमिक में है या नहीं है। द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य जन उपयोगी सेवाएं। निर्माण वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। प्राथमिक में रेड कॉलर दिया जा रहा था, श्रमिक जो होते थे, इसमें व्हाइट कॉलर, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीय क्षेत्रक इस क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्रक यानी कि सेवा क्षेत्र, इसमें शामिल हैं आपके व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं। वित्तीय में अचल संपत्ति और व्यवसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं। ठीक है, तो ये सेवा क्षेत्र है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान देखें तो आप 1950-51 की अगर बात करेंगे तो इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र था वो 55% पर था, तृतीयक आपका 30 पर था और द्वितीयक जो था वो 15% पर था। लेकिन हाल ही के वर्षों में जो आपका सेवा क्षेत्र है यानी कि जो तृतीयक है वो प्राथमिक की जगह आ गया और जो प्राथमिक है वो आपका सबसे कम पर पहुंच गया है। ठीक है, कैसे? 2020-21 में आप लेंगे तो देखिए प्राथमिक और कम हो गया, 18% पर हो गया, द्वितीयक आपका 27% है और तृतीयक 55% है। अगर वर्तमान की आप बात करेंगे तो वर्तमान में आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है वो करीब 17% है। ठीक है, द्वितीयक आपका 30% के करीब है और तृतीयक जो है वो 53% के करीब है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किसमें होती है? विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो ये है आपका तृतीय क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? ना तो निर्यात हो और ना ही आयात हो। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 54%। अच्छा, 2023-24 की बात करेंगे तो ये अभी 45% के करीब है। ठीक है, ये पुराना डेटा है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? आपका NSSO। चलिए तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।